हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स वेज, दैट इज कॉमर्स वर्चुअल एजुकेशन। आज के वीडियो हम लोग सप्लाई के बारे में बात करने वाले हैं और आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे एग्जाम्स में सप्लाई चैप्टर का अच्छा खासा कंसिडरेशन होता है और आज हमने सप्लाई के रिगार्डिंग मोर देन 50 एमसीक्यूज कवर किए गए। रिपीट, मोर देन 50 एमसीक्यूज। इसका मतलब क्या होता है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको वापस सप्लाई चैप्टर खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा बेसिक से चालू करते हैं। ये डिमांड तक हमने जो भी अभी पढ़ा हुआ है उसमें थोड़ा अप्रोच अलग रहता है क्योंकि डिमांड मतलब कस्टमर साइड होता है और वहां पे अपना मेन पर्पस होता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। और सप्लाई का जो अप्रोच होगा वो थोड़ा अलग होगा क्योंकि सप्लाई में हम लोग बात करेंगे प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर की। यहां पे टारगेट होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इसका मतलब प्रीवियस पॉइंट तक हमने सोचा था बीइंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंगल, यहां पे बीइंग प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर सप्लायर हम सोचेंगे प्रॉफिट एंगल। तो थोड़ा सा अलग अलग चीजें हैं तो आपका अप्रोच अलग होना चाहिए। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद वर्क। मैंने आपके लिए ये वीडियो में क्या लिया है, 50 प्लस एमसीक्यूज। ये चैप्टर के मेन कंपोनेंट्स कौन से है? कंसेप्ट ऑफ सप्लाई, स्टॉक, आउटपुट, फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, उसके बाद लॉ ऑफ सप्लाई, फिर वेरिएशंस एंड चेंजेस इन सप्लाई और फिर उसके बाद आता है कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू। नेक्स्ट पॉइंट, अभी यहां से पार्ट वाइज एमसीक्यूज कवर किए गए। पहला पार्ट है उसमें सप्लाई, आउटपुट और स्टॉक का काम होगा। फर्स्ट, द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज available for sale at any specified price is known as। आपके सामने आंसर क्लियर है गाइज? आंसर इज सप्लाई। ये कोर पार्ट है, उस पर फोकस करना। नेक्स्ट, आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस ऑफ व्हाट? प्रोडक्शन। आउटपुट किस में आता है? प्रोडक्शन प्रोसेस का एंड रिजल्ट होता है। नेक्स्ट, इन प्रोसेस ऑफ डैश इनपुट इज कन्वर्टेड into output of final goods। आंसर इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या होता है? इनपुट प्रोसेस किया जाता है और आउटपुट प्रोड्यूस किया जाता है। परफेक्ट। नेक्स्ट वन, डैश इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी अवेलेबल फॉर सेल विथ सेलर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। आंसर क्या है? स्टॉक। राइट, आंसर क्या है? स्टॉक। नेक्स्ट पॉइंट इज इन केस ऑफ डैश गुड्स सच एज मिल्क, फिश एटसेट्रा, स्टॉक में बी इक्वल टू सप्लाई। क्यों? क्योंकि ये पेरिशेबल है। जनरली देखो कैसे होता है, स्टॉक ज्यादा होता है, उसका एक पार्ट सप्लाई होता है। विल रिपीट, स्टॉक एक बड़ी कंसेप्ट है, उसका एक पार्ट सप्लाई आता है, राइट? लेकिन पेरिशेबल गुड्स में कैसे हो सकता है? पेरिशेबल गुड्स में स्टॉक और सप्लाई एक जैसे हो सकते हैं, इसलिए आंसर क्या है? पेरिशेबल। नेक्स्ट पॉइंट, in case of dash goods such as furniture, stock can exceed supply। भी फर्नीचर पेरिशेबल है क्या? या फिर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पेरिशेबल है क्या? नहीं। मान लो आपका दुकान है, आपके पास 1000 मोबाइल का स्टॉक है, उसमें से आप 500 सप्लाई कर सकते हो, वो खराब होने वाले हैं क्या? नहीं। फर्नीचर खराब होगा क्या? नहीं। इसका मतलब क्या है? इन केस ऑफ ड्यूरेबल गुड्स आपका स्टॉक बड़ा हो सकता है, किससे? सप्लाई से, राइट? सो ड्यूरेबल। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्शन इन्फ्लुएंसेस डैश ऑफ अ कमोडिटी। प्रोडक्शन से क्या होता है गाइस? प्रोडक्शन से स्टॉक इंपैक्ट होता है। जितना ज्यादा प्रोडक्शन उतना ज्यादा स्टॉक। नेक्स्ट पॉइंट, डैश डिटरमाइंस द पोटेंशियल सप्लाई। हमेशा दिमाग में रखना, पहले स्टॉक फिर सप्लाई। विल रिपीट, पहले स्टॉक फिर सप्लाई। प्रोडक्शन के बाद क्या होगा? स्टॉक होगा, उसके बाद सप्लाई होगा। सो stock determines the potential supply। next point, stock is dash than supply। हमेशा दिमाग में रखना है, stock is greater than supply। repeat, stock is greater than supply। next point is stock is dash of supply। stock is what? stock is the determinant of supply। आपका सप्लाई कितना होगा? that depends on your stock। मान लो आपको मार्केट में बहुत सारे ऑर्डर्स मिल रहे हैं लेकिन आपके पास अगर स्टॉक ही नहीं होगा तो आप सप्लाई नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट,
सप्लाई कैनॉट एक्सीड डैश ऑफ कमोडिटी। रिपीट, सप्लाई कैनॉट एक्सीड डैश ऑफ कमोडिटी। इसका मतलब क्या है? स्टॉक। यहां पे हम ट्रू और फॉल्स की तरफ जा रहे हैं। विदाउट स्टॉक सप्लाई इज नॉट पॉसिबल। यस, इट इज ट्रू। विदाउट स्टॉक सप्लाई इज नॉट पॉसिबल। ट्रू। सप्लाई कैन एक्सीड स्टॉक। ऐसे हो सकता है गाइस? इसका मतलब मान लो आपके पास आपका शॉप है या आपका मैन्युफैक्चरिंग है, आपको मार्केट से ऑर्डर आ रहा है, आपको 2000 के ऑर्डर मिले और आपके पास 1000 का ही स्टॉक है, तो 2000 का सप्लाई करना पॉसिबल है क्या? नहीं, इसलिए आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट पॉइंट इज सप्लाई कैन नेवर एक्सीड स्टॉक। मैंने पर्पसफुली बहुत सारे एमसीक्यूज और ट्रू और फॉल्स के ऊपर डाले क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन 100% आ सकता है। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन लीड्स टू कंजम्पशन। यस, आंसर इज ट्रू। Stock is called as potential supply. Again, answer is true. Supply is relative term and it is always related to, यहां पे देखो ये इंपॉर्टेंट है, price, time and quantity. It is always related to price, time and quantity. Answer is true. Next is supply is a flow concept. Yes, true. If company produces 10,000 products in a year, it will be considered as their supply. नहीं, ये उनका सप्लाई नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ टोटल प्रोडक्शन इज ऑफ 10,000 प्रोडक्ट्स एंड कंपनी इज ऑफरिंग 5,000 प्रोडक्ट्स एट 1,000 रुपीज पर प्रोडक्ट, इट विल बी कॉल्ड एज सप्लाई। यस, हमेशा फोकस रखना है, आपको क्वेश्चन का हर एक वर्ड पढ़ना है। यहां पे क्या है? 10,000 गुड्स का टोटल उनका मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें से 5,000 गुड्स आर ऑफर्ड बाय कंपनी एट 1,000 रुपीज ईच, तब जाके वो सप्लाई कहलाएगा। राइट, यहां पे क्या हो गया गाइज? ये 10,000 क्या हो गया? स्टॉक। ये 5,000 का हो गया सप्लाई और ये 1,000 का हो गया प्राइस। नेक्स्ट पॉइंट, अगले इसमें हम चालू करने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। राइट, हम चालू करने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। फर्स्ट वन, देयर इज डैश रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। ना अभी तो आप मैन्युफैक्चरर हो, आप प्रोड्यूसर हो, आपको प्राइस से बहुत लगाव है गाइस, क्योंकि प्राइस से आपका प्रॉफिटेबिलिटी आता है। सही है, प्राइस से आपका प्रॉफिटेबिलिटी आता है। इसका मतलब क्या है समझ लो, जितना ज्यादा मार्केट में प्राइस है उतना ज्यादा आप सप्लाई करने की कोशिश करोगे। क्यों? रीजन इज आपका प्रॉफिट उसमें ज्यादा होगा, इसलिए जब प्राइस बढ़ेगा आपका सप्लाई भी आप बढ़ाओगे। इसलिए देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। नेक्स्ट पॉइंट, इफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस देन सप्लाई विल। अभी देखो क्या होता है, ये इसको कहता है अंदर के पॉइंट समझना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मान लो आपका बढ़ गया, तो डोंट यू थिंक आपके प्रॉफिट के ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा? यस, आप प्राइस तो एकदम चेंज नहीं कर सकोगे। अगर प्राइस कांस्टेंट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बदल गया, इसका मतलब आपके प्रॉफिट की लेवल बदलेगी और उसकी वजह से क्या होगा? आपका सप्लाई डिक्रीज होगा। सही है। नेक्स्ट पॉइंट, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हमेशा आप देखो गाइस, जब अच्छे मशीन्स, अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छे सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट होते हैं तो आपका क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, आपकी कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, अलॉन्ग विद दैट आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी धीरे 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 कम होना चालू होती है। सो इट इज ट्रू। नेक्स्ट इज प्राइस एंड सप्लाई शेयर्स इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स है गाइस? नहीं। सो इट इज फॉल्स। शॉर्टेज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज reduces the supply. Yes guys, electricity, water supply, road connectivity, airports, rail transport, ये बहुत जरूरी है आपके मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन के लिए। तो यहां पे देखो कैसे होता है, जिस देशों में, जिस स्टेट्स में भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पे इंडस्ट्रीज ज्यादा है और उनका सप्लाई ज्यादा है। एग्जैक्टली उल्टा, जो देश, जो स्टेट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में पीछे है उनका सप्लाई कम है। राइट। नेक्स्ट पॉइंट, फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज में इंक्रीज द सप्लाई। जहां पे गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगा वहां पे आपको अच्छा एक ग्राउंड मिलता है प्रोडक्शन के लिए और उससे क्या होगा, आपकी सप्लाई कैपेसिटी बढ़ेगी। सो आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट पॉइंट, सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स
डिपेंड्स ऑन नेचुरल कंडीशंस। यस, आंसर इज ट्रू, क्योंकि अपना मेन एग्रीकल्चर नेचुरल कंडीशंस पे ही डिपेंड है, राइट। वेदर कंडीशंस है, मॉनसून है, तो जितना वो अच्छा रहेगा उतना अपना एग्रीकल्चर सप्लाई अच्छा रहेगा। स्पेकुलेशंस मे इंपैक्ट द करंट प्राइसेस। मतलब क्या है गाइस? स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है? स्पेकुलेशन में आप प्रिडिक्ट करते हो, फ्यूचर प्राइस के आप चेंजेस प्रिडिक्ट करते हो। अगर मान लो ज्यादा फायदा होगा तो आप फ्यूचर में ज्यादा सप्लाई करोगे। अगर फ्यूचर में प्राइसेस कम होने के चांसेस है तो अभी क्या करोगे आप? फिलहाल करंट आपका सप्लाई बढ़ाओगे। इसलिए क्या लिखा है? स्पेकुलेशंस में इंपैक्ट द करंट सप्लाई। आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज हैविंग इंपैक्ट ऑन लेवल ऑफ सप्लाई। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से प्रोडक्शन चलता है, और प्रोडक्शन होगा तो सप्लाई होगा। तो अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज हैविंग इंपैक्ट ऑन सप्लाई। आंसर इज यस, ट्रू। नेक्स्ट पॉइंट, अभी हम जा रहे हैं सबसे कोर पार्ट की तरफ, दैट इज लॉ ऑफ सप्लाई। अभी यहां पे थोड़ा आपको ध्यान देना है, मैं आपको पर्पसफुली यहां पे नंबरिंग करके दे रहा हूं। यहां पे नंबरिंग देखो कैसा है, 1 2 3 एंड 4, राइट। 1 2 3 एंड 4। ये सीक्वेंस क्यों लिखा है मैंने? आपको सिर्फ अभी मेन कोर वर्ड्स दिमाग में रखना है। देखो कैसे है, हायर मोर लोअर लेस। रिपीट, हायर मोर लोअर लेस। रिपीट, हायर मोर लोअर लेस। ये क्या है? हायर मोर लोअर लेस का ये कॉम्बिनेशन क्या है? हमेशा देखो, हायर मतलब क्या? प्राइस, राइट। मोर मतलब क्या? सप्लाई। सिंपल है, आप सप्लायर हो ना, तो जब ज्यादा प्राइस आएगी तो आप ज्यादा सप्लाई करोगे। सो हायर प्राइस मोर सप्लाई एंड लोअर प्राइस लेस सप्लाई। क्योंकि आपको पता है अगर प्राइस कम है तो आपका प्रॉफिट कम होने के चांसेस है। इसलिए आप देखो, जब प्राइस ज्यादा तो सप्लाई ज्यादा है, जब प्राइस कम है तो सप्लाई कम है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, लॉ ऑफ सप्लाई किसने लिखा है? कौन सा बुक है? ईयर क्या है? ये मैंने क्लियर कट लिखा हुआ है यहां पे। इट इज presented by Professor Alfred Marshall in book Principles of Economics and year 1890. Next, law of supply is presented by, ये चीजें बहुत जरूरी है, फोकस करना, अल्फ्रेड मार्शल। नेक्स्ट पॉइंट, लॉ ऑफ सप्लाई कर्व मूव्स डैश फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। यहां पे देखो आप कैसा है, ये कुछ इस तरीके का उसका फ्लो है, राइट। गाइस, ये अपवर्ड जा रहा है या डाउनवर्ड जा रहा है? आंसर इज अपवर्ड। हमेशा दिमाग में रखना, सप्लाई का कर्व जो है दैट मूव्स अपवर्ड, इसलिए उसको पॉजिटिव भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, S इज इक्वल टू F इंटू ब्रैकेट डैश X। मतलब क्या है? सप्लाई इज फंक्शन ऑफ व्हाट? F स्टैंड्स फॉर व्हाट? फंक्शन ऑफ। ये जो कंसेप्ट है जो हम अभी देख रहे हैं इसको कहा जाता है फंक्शनल रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या है? सप्लाई के ऊपर ये लॉ में किस चीज का इंपैक्ट पढ़ा गया है? तो सप्लाई इज फंक्शन ऑफ प्राइस। सप्लाई इज फंक्शन ऑफ प्राइस। नेक्स्ट पॉइंट इज सप्लाई कर्व हैज अ, ये ऊपर जाने वाला अपवर्ड है, मतलब ये पॉजिटिव स्लोप है, राइट। सप्लाई कर्व हैज अ पॉजिटिव स्लोप। यहां पे कंफ्यूजन मत रखना गाइस, ऑप्शंस अच्छे देखना। अगर यही डायग्राम दिखा के आपको सवाल पूछा जाएगा और ऑप्शंस में डाउनवर्ड, अपवर्ड, फ्लैटर ऐसे ऑप्शंस है, आंसर इज अपवर्ड। और यही डायग्राम दिखा के आपको अगर पूछा जाएगा कि ये स्लोप कौन सा है, तो ये डाउनवर्ड, सॉरी पॉजिटिव, निगेटिव, ये सारे आपको ऑप्शंस आएंगे। यहां पे आपका आंसर रहेगा पॉजिटिव स्लोप है। क्लियर? नेक्स्ट इज वी आर मूविंग टुवर्ड्स ट्रू और फॉल्स ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई इज प्रेजेंटेड बाय मिस्टर एडम स्मिथ। आंसर इज फॉल्स, क्योंकि ये किसने लिखा है? अल्फ्रेड मार्शल ने। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ सप्लाई इज प्रेजेंटेड इन 1990। कब प्रेजेंट किया है? 1890 में। मैंने पर्पसफुली ये डाला हुआ है क्योंकि एक एक वर्ड, एक एक नंबर आपको मैटर करता है। दिमाग में अपने क्या होता है, 90 कुछ है, 1990 आ गया तो आप गलत जवाब दे दोगे। आंसर इज 1890, 1890। नेक्स्ट पॉइंट, लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है डायरेक्ट रिलेशनशिप, सो आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट पॉइंट, एज पर लॉ सप्लाई इज फंक्शन ऑफ प्राइस। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा फंक्शन रिलेशनशिप, सप्लाई इज फंक्शन ऑफ प्राइस। नेक्स्ट पॉइंट, changes in cost of production
विल अफेक्ट द प्रॉफिट ऑफ द सेलर। ये ऑब्वियस है गाइज, आप मैन्युफैक्चरर हो, अगर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो आपका प्रॉफिट कम होता है। अगर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल में रहा तो आपका प्रॉफिट आपके हिसाब से काम करता है। सो आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट हैव एनी एक्सेप्शंस। ऐसा है बच्चों? नहीं, एक्सेप्शंस बहुत सारे हैं। लेबर सप्लाई से लेके बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व से लेके बाकी सारी चीजें, वो सारे कुछ पॉइंट्स में आपके लिखे गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, यहां पे मूव कर रहा है वेरिएशंस एंड चेंजेस इन सप्लाई। एक छोटा कंसेप्ट क्लियर करता हूं, ध्यान देना। आप सबको पता है डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई की लिस्ट लंबी चौड़ी है, अच्छे खासे पॉइंट्स है। अगर आपके सप्लाई के ऊपर सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से इंपैक्ट आता है, रिपीट, अगर आपके सप्लाई के ऊपर प्राइस की वजह से इंपैक्ट होता है, मतलब प्राइस बढ़ गई तो सप्लाई बढ़ गया, प्राइस कम हो गई तो सप्लाई कम हो गया, तो उसको हम कहेंगे वेरिएशंस। और प्राइस छोड़ के मान लो गवर्नमेंट के पॉलिसी चेंज हो गए, सब्स्टिट्यूट्स की वजह से मार्केट शेयर कम हो गया, कुछ भी हो जाए, प्राइस छोड़ के किसी भी फैक्टर की वजह से अगर इंपैक्ट हो रहा है तो उसको हम कहेंगे चेंजेस इन सप्लाई। रिपीट, उसको हम कहेंगे चेंजेस इन सप्लाई। When quantity supplied of commodity varies due to changes in price, यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है गाइस? Changes in price, it is called as variations। मैंने आपको क्लियर कट सिखाया है कि जब प्राइस की वजह से सप्लाई में चेंजेस होंगे that will be called as variations, और प्राइस छोड़ के अगर किसी वजह से चेंजेस हो रहा है it will be called as right changes in supply, variations and changes। समझा? यहां पे मैंने डायग्राम दिखा है। ये कर्व भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कर्व के ऊपर भी आपको सवाल पूछे जाता है। आप देखो, ये जो जा रहा है दैट इज एक्सटेंशन, मतलब एक्सपांशन, और ये जो नीचे है दैट इज कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ कमोडिटी वेरीज ड्यू टू चेंजेस इन फैक्टर, यहां पे ये वर्ड आपको बहुत मैटर करेगा, चेंजेस इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस। रिपीट, चेंजेस इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस, इट इज कॉल्ड एज चेंजेस इन सप्लाई। सिंपल सा है, एक चीज कंफर्म दिमाग में डाल दो, बिकॉज ऑफ प्राइस इट विल बी वेरिएशंस, बिकॉज ऑफ फैक्टर्स अदर देन प्राइस इट विल बी चेंजेस। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, एन इंक्रीज इन सप्लाई मीन्स सेलिंग डैश अमाउंट ऑफ गुड्स एट द सेम प्राइस। इसका मतलब क्या है? यहां पे प्राइस बदली है क्या? क्या लिखा है देखो, ये वर्ड्स आपको समझ में आने चाहिए। एट द सेम प्राइस, इसका मतलब क्या है? प्राइस नहीं बदल रही है। अगर प्राइस नहीं बदल रही है इसका मतलब ये चेंजेस का पार्ट है, राइट? सिंपल सा लॉजिक है गाइस। यहां पे देखो, प्राइस नहीं बदल रही है, इसका मतलब क्या है? सेलिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ गुड्स एट द सेम प्राइस। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, चेंजेस इन सप्लाई इन्वॉल्व डैश इन द सप्लाई कर्व। ऑब्वियसली सप्लाई की क्वांटिटी में चेंज हो गया तो सप्लाई के कर्व में शिफ्ट होता है। ये टेक्निकल वर्ड है, इसको कहा जाता है शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। नेक्स्ट पॉइंट, एन इंक्रीज इन सप्लाई इज शोन बाय शिफ्टिंग द सप्लाई कर्व टू द, यहां पे देखो कहां पे जा रहा है? अगर सप्लाई इंक्रीज हो रहा है तो ओरिजिनल से सप्लाई कहां पे जा रहा है? टुवर्ड्स राइट। परफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, वेरिएशंस इन सप्लाई आर शोन ऑन द डैश सप्लाई कर्व। यहां पे आप देख सकते हो कि आपको यहां पे अलग अलग सप्लाई कर्व दिख रहा है क्या? यहां पे आपको अलग अलग डायग्राम्स प्रेजेंट हो रहे हैं? नहीं, एक ही कर्व है और एक ही कर्व पे आपको दोनों चीजें मिल रही है, मतलब एक्सटेंशन भी मिल रहा है और कॉन्ट्रैक्शन भी मिल रहा है। मतलब क्या है? यहां पे आपको एक्सटेंशन मिलेगा और यहां पे आपको कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा। क्या ये दो अलग अलग कर्व्स दिखाई दे रहे हैं? नहीं, आंसर इज सेम सप्लाई कर्व। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन द प्राइस राइजेस देयर इज डैश ऑफ सप्लाई। जब प्राइस बढ़ती है, अभी देखो गाइस, प्राइस बढ़ रही है तो सप्लाई भी बढ़ेगा। तो यहां पे लॉजिक क्या है? जब प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगा, उसको हम क्या कहेंगे? वेरिएशंस का पार्ट आता है, उसको कहा जाता है एक्सटेंशन। जब प्राइस बढ़ेगी इट विल बी कॉल्ड एज एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रू और फॉल्स, द राइज एंड फॉल इन सप्लाई ड्यू टू चेंजेस इन प्राइस आर कॉल्ड एज चेंजेस इन सप्लाई। आंसर इज फॉल्स, राइट? क्यों? क्योंकि प्राइस की वजह से अगर चेंजेस हो रहा है तो इट इज कॉल्ड एज वेरिएशंस, और नॉन प्राइस की वजह से हो रहा है तो इट इज कॉल्ड एज चेंजेस।
द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई आर नोन एज वेरिएशंस। नहीं गाइस, एक और स्टेप आगे, वेरिएशंस के दो पार्ट्स है, एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन, और चेंजेस के दो पार्ट्स है, इंक्रीज एंड डिक्रीज। सो अगेन फॉल्स। द चेंजेस इन सप्लाई आर शोन ऑन द सेम सप्लाई कर्व। एक चीज वापस कंफर्म दिमाग में रखिएगा, वेरिएशंस जो होते हैं दैट इज एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, वो सेम सप्लाई कर्व पे हम दिखा सकते हैं। इंक्रीज और डिक्रीज दैट इज चेंजेस के पार्ट हम सेम सप्लाई कर्व पे दिखा नहीं सकते। नेक्स्ट पॉइंट, यहां पे हम मूव कर रहे हैं कंसेप्ट्स ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू की तरफ। कंसेप्ट्स ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू, यहां पे फॉर्मूलाज है, ये आपको दिमाग में पड़ेगा, राइट। टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड इज कॉल्ड एज व्हाट। टोटल रेवेन्यू मतलब क्या है, मान लो आज आपने बिजनेस में 10,000 रुपए का टोटल बिजनेस किया, मतलब टोटल रेवेन्यू आपका, राइट। और वो सारी चीजें आपने मान लो 500 प्रोडक्ट्स बेचे, यू सोल्ड 500 प्रोडक्ट्स फॉर इट, तो इसका आंसर क्या आएगा 20। सो दिस विल बी योर एवरेज रेवेन्यू, राइट। सो आंसर इज एवरेज रेवेन्यू। नेक्स्ट पॉइंट इज टोटल कॉस्ट। ये बहुत जरूरी है, देखो कैसे होता है, सिंपल एग्जांपल है, मान लो 12th होने के बाद आपको आपके घर वालों ने एक मस्त बाइक दे के ली, एक्टिवा हो या KTM हो या पल्सर हो। जब आप पल्सर लेते हो तो वन टाइम पेमेंट है उसका, एक बार ही आपको खर्चा करना है। सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं आपको, दैट इज योर फिक्स कॉस्ट। लेकिन जब भी आपको उसको ड्राइव पे लेके जाना है, दोस्तों के साथ जाना है, घूमने जाना है, तो आपको उसके में पेट्रोल डालना पड़ेगा। तो फिक्स कॉस्ट इज बाइक कॉस्ट एंड पेट्रोल इज इट्स वेरिएबल कॉस्ट। कंपनी में भी वैसे ही होता है, कंपनी चलाने के लिए आपको मशीन्स भी चाहिए, दैट इज फिक्स कॉस्ट, और वो मशीन्स को रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, फ्यूल चाहिए, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। तो हमेशा दिमाग में रखना, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सो आंसर इज TFC प्लस TVC। नेक्स्ट पॉइंट, यहां पे एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट मतलब क्या है, देखो प्रोडक्शन में कॉस्ट का इंपैक्ट आपको समझने के लिए एवरेज कॉस्ट बहुत जरूरी है। जहां पे टोटल प्रोडक्शन का आपको कॉस्ट कितना आया है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका जो टोटल प्रोडक्शन जो कुछ भी हुआ है उसका टोटल आपको कॉस्ट है 1 लाख रुपए का, सही है। और उसमें मान लो आपने 1000 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए, राइट। सो ये 1 लाख क्या हो गया आपका टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, राइट। सो आंसर इज एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। नेक्स्ट इज टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। हमने कितने प्रोडक्ट्स बेचे और कितने प्राइस में बेचे, रिपीट, हमने टोटल कितने प्रोडक्ट्स बेचे और कितने प्राइस में बेचे इज नथिंग बट प्राइस इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, राइट। यहां पे अपना सप्लाई चैप्टर का पार्ट होता है खत्म। सही से देखना गाइज, कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में अपना मेल आईडी लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर लिखा हुआ है, वहां पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर वहां पे आप मेल करके डिटेल्स भी पूछ सकते हो। आपको ये अगर मटेरियल चाहिए सो यू कैन प्लीज पिंग मी ऑन ईदर नंबर और ऑन माय मेल आईडी, so I'll get back to you. Thanks a lot guys and we'll see you in the next video. Thank you all.